हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को ईमान का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया, देर हो गया, कोई बात नहीं, फाइनली वी आर लाइव। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? चलिए, टेस्ट भी था क्या तुम्हारा? अच्छा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हो सकता है कि टेस्ट होगा तो आपने लेक्चर नहीं देखा होगा। यकीन प्लस का लेक्चर देख लीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत शानदार लेक्चर है। पिछले 8-9 साल के, हर साल के जेई एडवांस के, जेई मेन के, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सर्सन रीजन बहुत सारे कराए हैं, हर टॉपिक से सवाल कराए हैं, एक बार वो कर लीजिएगा, है ना। चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या एरर एनालिसिस हो या फिर डायमेंशनल एनालिसिस हो, सब कुछ कराया है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर कौन सा है वो तो मुझे याद ही नहीं है, बता दे फटाफट। लेक्चर नंबर कौन सा भाई? 3-4 दिन में ही आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, दोनों का एक कंबाइंड और बढ़िया लेक्चर आपको देंगे। लेक्चर नंबर 8। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 8 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 8 में आज हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? आज हमें करना है क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस ऑन रोलिंग मोशन। लेकिन रोलिंग मोशन पहले पूरा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस ऑन रोलिंग मोशन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई। एंगुलर मोमेंटम। तो रोलिंग मोशन खत्म करने के बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बताइए कि प्योर रोलिंग मोशन की जब हम बात करते हैं, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर, अरे कलम चल ही नहीं रहा, रुक रुक के चल रहा है यार। प्योर रोलिंग मोशन की जब हम बात करते हैं, तो इन प्योर रोलिंग मोशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, वो होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। तो जब भी आपको रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर बोलोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलोगे, कि हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे, बताओ। टेस्ट टेंशन रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है रॉन्ग होगा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं है इसको रॉन्ग कराने में। खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या बताऊं मैं तुम्हें अपना दर्द, खान पीने कोई व्यवस्था नहीं है यार। ओह, बताओ। पहले खाने पीने के लिए कुछ मंगाया जाए यार। कि दोनों लिखेगा बता। कह रहा सी, सी क्या होता है? अच्छा, सी बता रहा है पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का सम रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में डीजी के बारे में बताइए। हाँ, फिजिक्स में डीजी एक बहुत अच्छी किताब है, और उसकी प्रिंटिंग में कुछ एरर था, इसलिए मैंने ब्लॉक करा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मुश्किल से 2-3 दिन और। 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद मैक्सिमम मैक्सिमम आपको वो हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, विथ मोर पावर, विथ मोर पावर, है ना। और उसके जो प्रिंटिंग क्वालिटी है अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, एकदम सुपर्ब। और वो आपको कंटेंट वही है, ऑब्वियसली बात है, कंटेंट वही है, और उससे भी बेहतर है कंटेंट, है ना। ठीक है, चलिए। खान पीन में कोई व्यवस्था ही नहीं है यार। रॉन्ग आंसर की आ गया, ठीक है, उसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए ध्यान से देखिए। अर्जुन मुनिया,
कोई खान पीन नु व्यवस्था करवाएगी ना। रुको यार। हेलो सर, कह रहा हूँ कि यार पोहा ला दोगे क्या? भूख लग रहा है यार। हाँ तो, अरे, अरे सर प्लीज, अरे सर, रुको तो। पोहा मंगा देना है ना, आ जाएगा इतने में, आ जाएगा। हाँ हाँ, चलिए कम ऑन, डो नॉट डिस्टर्ब। चलिए चलिए, तो देखिए जब काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का लिखेंगे फिर रोटेशन का लिखेंगे। बात सही है कि नहीं बताओ? हाँ सर बात तो सही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होता है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन का प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का जोड़ के लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन का होता है वो होता है हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये रोलिंग मोशन करता हुआ चलेगा, रोलिंग मोशन करता हुआ चलेगा, जब ये रोलिंग मोशन करता हुआ चलेगा, रोलिंग मोशन करता हुआ चलेगा, तो उस रोलिंग मोशन के कंडीशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी। रोलिंग मोशन के कंडीशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी ये शर्ट कम मिस्ट्री है। जो सही जवाब देगा कि मैंने किसका टी शर्ट पहना है उसको मैं पोहा खिलाऊंगा। जो सही जवाब किसका है, जो सही जवाब देगा कि टी शर्ट किसका है उसको मैं पोहा जलेबी खिलाऊंगा। चल देख, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। बात सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर रोलिंग मोशन देखो, वैसे तो सिलेबस से थोड़ा थोड़ा हटा दिया है, लेकिन अगर सवाल आता तो सबसे पहला बेसिक सवाल यही पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, सुधांशु सर इज अ गलत जवाब। और पंकज सर को तो वैसे भी स्मॉल आता है यार, उनका टी शर्ट मैं पहनूंगा तो टी शर्ट 4 एंगल से अलग अलग निकल जाएगा क्या यार। और सुधांशु सर का नहीं है, सुधांशु सर का नहीं है। अलग सर तुमको इतने मोटे लगते हैं क्या यार? अरे जुनूनिया, कंघी कर लेने दे। बाल कम है तो क्या मैं कंघी नहीं करूंगा? राजवंश सर का भी नहीं है। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। अभिषेक सर का है, अभिषेक वर्मा सर का टी शर्ट है। हाँ कंघी कर लिया। अभिषेक वर्मा सर का है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगा, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगा वो होगा ट्रांसलेशनल वाला पार्ट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो सम है वही आएगा आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल हमेशा आप निकालेंगे उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। किससे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। और रोटेशन जब आप निकालेंगे तो उसका जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके निकालेंगे। ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहला चीज जो मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है वो होता है हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख लिया था आपने? हाँ सर कितनी बार लिखोगे? इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए लिख रहा हूं बार बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है उसको आप लिख सकते हैं हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर। नहीं लेवानी आज हम शैम्पू से, बटा बीटा। सर बीटा नीचे आएगा क्या? यस, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बटा बीटा होता है। सर बटा बीटा वाला लॉजिक समझ में नहीं आया। चाहे किसी का भी बेटा बीटा आप निकालोगे, बीटा की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा बीटा था। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर बीटा होगा। यहां पे वो टर्म क्या था, 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। तो अगर कहीं मल्टीप्लाई में था 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, तो 1 अपन बीटा ही तो आएगा। अच्छा, दूसरा लॉजिक यहां पे एम आर स्टार फील के साथ समझिएगा, एम आर स्टार फील के साथ समझिएगा कि जो बीटा होता है वो 1 से कम होता है। हाँ सर, बीटा 1 से कम होता है। अगर 1 से कम नंबर से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाले को डिवाइड करोगे तभी तो टोटल ज्यादा होगा। और ये तो फैक्ट है भाई ना कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का जोड़ के, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का जोड़ के, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का जोड़ के टोटल आएगा। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का जोड़ के टोटल आएगा। हाँ, तो जो टोटल होगा वो ट्रांसलेशन से ज्यादा होगा। अब ज्यादा चीजें कैसे होती है, जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। बीटा 1 से कम होता है तो बीटा से डिवाइड ही करोगे ना बेटा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, ऊपर से कंपेयर करो तो मैंने क्या करके लिखा होगा, ये सर ये ट्रांसलेशन है। हाँ जी सर, टोटल को नीचे ले आया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। कल को अगर मैं यहां पे आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखो तो ये आएगा आपका रोटेशन बाय टोटल 1 माइनस बीटा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का रेशियो लिखो कि मान लो प्योर रोलिंग में है तो ट्रांसलेशन बाय टोटल का रेशियो बीटा होता है, रोटेशन बाय टोटल का रेशियो 1 माइनस बीटा होता है। ट्रांसलेशन बाय रोटेशन का रेशियो क्या होगा सर, ट्रांसलेशनल बाय रोटेशन का रेशियो। हाँ, ट्रांसलेशनल बाय रोटेशन का रेशियो। तो ट्रांसलेशनल बाय रोटेशन मतलब इस ट्रांसलेशन बाय टोटल और रोटेशन बाय टोटल को डिवाइड करो, क्या ये आएगा, बीटा बटा 1 माइनस बीटा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमसे बोले कि एक रिंग है, प्योर रोलिंग मोशन में है, तो उसके रोटेशनल बाय ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, 1:1। वेरी ब्यूटीफुल, 1:1। मान लो एक डिस्क है, क्या बेटा, डिस्क है प्योर रोलिंग मोशन में, तो उसके ट्रांसलेशन बाय रोटेशन का रेशियो बताओ, ट्रांसलेशन बाय रोटेशन का रेशियो बताओ। बोलोगे सर डिस्क है तो डिस्क का बीटा होता है 0.5, 0.6, 2/3। तो इधर आएगा 2/3 और वो आएगा 1/3, तो 2:1 आएगा। सोचो 2:1 आएगा, वो सोचो 2:1 आएगा। सोचो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर 2:1 आएगा, आप सही कहते हो सर, सही कहते हो, 2:1 आएगा। तो देखो, ये देखो 2:1 आएगा, देखो क्लियर क्लियर। चलिए अब आगे समझिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा इंटू बीटा आया था। और ये जी साइन थीटा इंटू बीटा की एक खास बात है, प्लेट में डाल दो ना यार, तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड बीटा। और बीटा किस पे डिपेंड करता है, बीटा सर शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि बीटा जो रिंग का है वो हाफ है, तो चाहे इस साइज का रिंग हो या इस साइज का रिंग हो, बीटा तो हाफ होगा, चाहे इस साइज का रिंग हो, बीटा तो हाफ होगा। समझिए, बीटा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, सॉरी हाँ, बीटा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ जायरेशन बॉर रेडियस के रेशियो पे, और रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस के टर्म्स में आएगा। तो बीटा सिर्फ शेप पे डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब है कि रिंग का बीटा हाफ है तो है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। बीटा किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, हाफ है तो हाफ है। अब मान लो यहां पे मैं एक फोटो बनाऊं कि भाई साहब ऐसा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रहा है। इसकी हाइट है h,
हाइट है h और ये लेंथ है s। तो इसको कितना टाइम लगेगा यहां से चल के यहां तक आने में? अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो कितना टाइम लगेगा? रोलिंग मोशन करते हुए आएगा तो रफ सरफेस से रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, टाइम बताओ। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो सर एस बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया एस, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, और इसी लाइन में एक्सीलरेशन ही तो निकाला आपने, तो एस बराबर हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा इंटू बीटा टी स्क्वायर। तो टी बराबर आ जाएगा बेटा रूट अंडर 2s बटा जी साइन थीटा इंटू बीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा, ये आ गया तुम्हारा टाइम। इतना टाइम लगेगा इसको इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से चल के बॉटम तक आने में, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। बताइए गलत लिखा हो तो, बताइए कुछ गलत लिखा हो तो टाइम इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप h के टर्म्स में टाइम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप h के टर्म्स में टाइम लिखेंगे, किसके टर्म्स में टाइम लिखेंगे बेटा? h के टर्म्स में, इसके टर्म्स में, तो बड़ा आसान है ना, आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h बटा s हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू होगा h बाई साइन थीटा, तो s को लिख सकते हो h बाई साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू बीटा। कई लोग सोच लिए होंगे कि सर इसमें साइन थीटा कट जाएगा, नहीं बेटा साइन स्क्वायर आ गया, आप खुद ही देख लीजिए ध्यान से, खुद ही देख लीजिए ध्यान से, खुद यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पे साइन स्क्वायर आएगा कि साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा कि साइन कट जाएगा, खुद ही बताइए, साइन स्क्वायर आएगा कि साइन कट जाएगा? साइन स्क्वायर आएगा कि साइन कट जाएगा? खुद बताइए। स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये समझो कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, ये बॉडी रोल करता हुआ नीचे आने की कोशिश कर रहा था। जब ये बॉडी रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा था तो इसको रोटेशनल मोशन दे कौन रहा था? सर फ्रिक्शन। कैसे दे रहा था? देखो ये क्या है कि जैसे ही एम जी साइन थीटा से चलने की कोशिश किया तो यहां पे फ्रिक्शन ऊपर लगा, और प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है कि ये पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक। सर चलते हुए ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ बेटा। सर जब ये रेस्ट में था तो चला कैसे? अरे ऐसे चलता है ना, जैसे मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, कुछ है क्या? हाँ है, वाह, अरे मुझे लगा बॉल है, फोड़ दिया। चलो ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एक बॉल है, हाँ सर है, और ये इंक्लाइन प्लेन है। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में, कहने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियसली ये सारा बॉडी चल रहा था लेकिन ये रेस्ट में था। तो बॉडी आगे कैसे बढ़ा? ये पॉइंट तो आगे बढ़ा भी नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स आगे बढ़ गए, तो ये अपने आप पीछे छूट गया। देखो मुझे लगा था यार बॉल है, देखो ऐसे, देखो ऐसे चलता है, देखो ऐसे। तो ये रेस्ट में, ये वी से चल रहा है, ये 2v से चल रहा है, तो सारे पॉइंट चल रहे हैं, तो सारे पॉइंट आगे चल गए, तो ये अपने आप पीछे छूट गया। ऐसा होता है। देखो कैसे बताऊं तुम्हें, देखो ये देखो, ये देखो, देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चलेगा, देखो देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चलेगा। तो होता क्या है कि प्योर रोलिंग मोशन में आपने पढ़ा तो है कि जो कांटेक्ट पे पॉइंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है, जो कांटेक्ट पे पॉइंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है। हाँ सर, तो अगर कांटेक्ट वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? स्टैटिक। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए क्या होगा? जीरो, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली वो तो चला नहीं, और थोड़ी देर बाद जब ये घूम के थोड़ा यहां पहुंचा तो उस समय फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा था वो फिर रेस्ट में आ गया। तो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन उस पॉइंट पे लग रहा है जो कि रेस्ट में है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो।
अच्छा, जब ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिखोगे तो नीचे है एम जी साइन थीटा, बोलो हाँ सर, ऊपर है एफ आर बराबर एम ए सी एम, ठीक है। तो जब आप यहां पे वैल्यू ऑफ ए सी एम पुट करोगे, फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एसीएम। तो ये पूरा सॉल्व करके मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊं, या आप ये समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो डायरेक्टली सर ये बता दो आंसर क्या आएगा। और आंसर वो बताऊं जो किताबों में है, या आंसर वो बताऊं जो आज तक कहीं नहीं किताबों में लिखा है, आज तक कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, आज तक कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे नोट्स के अलावा लिख के देता हूं, मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, और उससे सीधा आंसर आ जाए। बताओ बताओ। बताओ। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे एनसीईआरटी ले ले, चाहे डैश बुक ले ले, या कोई टेक्स्ट बुक ले ले, कोई भी किताब ले ले, नहीं मिलेगा। बनाई मैंने है, बता, बनाया ही मैंने है, अब बोलना। तो मतलब फिजिक्स आपने बनाया नहीं, वो जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने बनाया है, बता। तो भाई ऐसा है कि तुम तो 4-5 लाइन लिख के सिंप्लीफाई करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसिलेशन की वैल्यू ये रही, जी साइन थीटा इंटू बीटा, बीटा आप जानते हो ये रहा 1/1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू रख दो 1/1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, बीटा की वैल्यू रख दो, और बीटा की वैल्यू यहां पे बीटा के साथ एसिलेशन पुट करो, फ्रिक्शन निकालो। अब देखो फ्रिक्शन मैं तुम्हें बताता हूं, फ्रिक्शन बेटा कौन सा लगेगा सर, स्टैटिक बोल रहे हो आप? हाँ स्टैटिक लगेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, वो पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा। प्योर रोलिंग मोशन की बात हो तो, प्योर रोलिंग मोशन में। और बच्चा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, आपको पीएचडी नहीं करना है, थोड़ा सा फोकस से समझो कि ये बॉडी जब प्योर रोलिंग मोशन में है तो कांटेक्ट वाला पॉइंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है। और अगर कांटेक्ट वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, कांटेक्ट वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, कांटेक्ट वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, तो उस पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा ना। अगर वो स्लिप कर जाए तो प्योर रोलिंग नहीं मोशन होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया, बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं रहा, प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो प्योर रोलिंग में यहां पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, स्टैटिक। सर इंक्लाइंड प्लेन पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता था, बताओ। इंक्लाइंड प्लेन पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता था, बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता था, बताओ। इंक्लाइंड प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता था, बताओ। जी साइन थीटा। पता है यहां क्या लगेगा, जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन, फोर्स है ना, एम जी साइन थीटा लगता था, एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा, खत्म। वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टू प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन। मैंने बोला था आपको कि अगर स्मूथ सरफेस है तो रोलिंग हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो कितना फ्रिक्शन होना चाहिए कि प्योर रोलिंग हो जाए। मान लो फ्रिक्शन है लेकिन थोड़ा ही है, तो थोड़ा फ्रिक्शन तो रोलिंग मोशन स्टार्ट कर नहीं पाएगा। मान लीजिए फ्रिक्शन है लेकिन थोड़ा ही है, तो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर नहीं पाएगा। तो वर्क डन कैसे जीरो होगा, जीरो हो गया, बोल दिया ना,
4 बार समझा दिया ना, 4 बार समझा दिया। अबे जो पॉइंट रेस्ट पे है, अच्छा वर्क का डेफिनेशन नहीं पता? वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जहां पे फोर्स लग रहा है। तो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है तो ये तो डिस्प्लेस ही नहीं किया ना, और सारे पॉइंट आगे भाग गए, ये पीछे छूट गया, तो दूसरी बार ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो रेस्ट में है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसीलिए mg cos थीटा आएगा ना सर, डैश आएगा। अबे साले गधे, इंक्लाइन प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता था? स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो नीचे mg sin थीटा और ऊपर फ्रिक्शन, यही तो लगता था। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे लगता था mg sin थीटा, ऊपर में लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर mg sin थीटा। जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है तब स्टैटिक, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और म्यू ज्यादा है tan थीटा से। जब म्यू ज्यादा है tan थीटा से तो चलेगा नहीं, जब चलेगा नहीं तो नीचे mg sin थीटा को बैलेंस कौन करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे वही काम हो रहा है, यहां पे वही काम हो रहा है। mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा चिपका दो, आंसर खत्म। सिर्फ 1 माइनस बीटा कहां से आए? सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके। मैं एक सवाल कर रहा था आज से 7-8 साल पहले, तो अचानक से मुझे एक सिमेट्रिसिटी दिखी आंसर में, फिर मैं उसके पीछे लगा, और जब मैंने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे पता चला ये तो जोरदार चीज है यार। 1 माइनस बीटा इंटू mg sin थीटा, और म्यू की वैल्यू देखिए कितना म्यू होना चाहिए कि प्योर रोलिंग मोशन हो जाए? तो tan थीटा होता था, हाँ सर tan थीटा होता था, वो तो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइडिंग के लिए। 1 माइनस बीटा कर दो, आंसर खत्म। म्यू बराबर tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा हो गया सीधा, और हर सवाल का आंसर आ जाएगा, हर सवाल का आंसर आ जाएगा इससे। अब इसको मैं बिल्कुल, अगर ये सिलेबस में होता, मेंशन होता, तो मैं डिटेल में आपको ड्राइव करके दिखाता, डिटेल में ड्राइव करके दिखाता। लेकिन बेटा सिलेबस में इतना है नहीं, आपको डेरिवेशन के बाद भी आपको ये याद रखना है। हाँ सर, तो याद रख के सवाल करिए, सारे सवाल हो जाएंगे, बात खत्म। अगर सवाल आया तो आपसे छूटेगा नहीं। दूसरी बात, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को छोड़ दूं और इसकी वर्टिकल हाइट h दी हुई है, वर्टिकल हाइट h दी हुई है, तो वर्टिकल हाइट के टर्म्स में इसकी जो स्पीड होगी v होगी, वो होगी √2g वर्टिकल हाइट इंटू बीटा। और इसकी स्पीड कितना होना चाहिए कि वो h हाइट पर चढ़ जाए, h हाइट पे चढ़ जाए? तो h बराबर होगा v स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा, v स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा। अब मैंने पूरा रोलिंग मोशन तुम्हारा इस बोर्ड पे रख दिया। मैं सोच के आया था आज, मैं सोच के आया था कि रोलिंग मोशन की जितनी चीजें हैं मैं एक स्लाइड में लिख दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सजा सजा के लिख रहा था, सजा सजा के लिख रहा था। देखिए काइनेटिक एनर्जी टोटल, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इस टर्म में लिखा, काइनेटिक एनर्जी बाई रोटेशन टोटल बाई सॉरी ट्रांसलेशन बाई टोटल, रोटेशन बाई टोटल, ट्रांसलेशन बाई रोटेशन, एसिलरेशन की वैल्यू, टाइम, टाइम को मैंने एस और एच दोनों के टर्म्स में बताया, फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, वेलोसिटी बॉटम पे कितना होगा, अगर v वेलोसिटी है तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग करते हुए कितना हाइट चढ़ेगा, ये सारा मैंने लिख दिया, ये सारा मैंने लिख दिया, ये सारा मैंने लिख दिया। बताओ, ये सारी चीज मैंने लिख दी, इसकी नोट्स बनाइए। और ये टेबल फिल करिए, ट्रांसलेशन बाय टोटल, रोटेशन बाय टोटल, ट्रांसलेशन बाय रोटेशन, एसिलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन सबका निकालिए, एसिलेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन सबका निकालिए, ये निकालना है आपको। एसिलेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन सबका लिखना है, जैसे एसिलेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन होता है जी साइन थीटा इंटू बीटा, तो रिंग के लिए होगा जी साइन थीटा, बीटा की वैल्यू हाफ। हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा? जी साइन थीटा 0.6 मतलब 3/5, ये होगा जी साइन थीटा 2/3, ऐसे लिखिए सबका। टाइम टेकन टू कम डाउन, नीचे आने में टाइम कितना लगेगा ये फिल करिए। वेलोसिटी एट द बॉटम, मैक्सिमम हाइट अटैन, वेलोसिटी ऑफ द बॉटम क्या होता है? √2gh इंटू बीटा, ये फिल करिए। मैक्सिमम हाइट कितना अटैन करेगा? h बराबर v स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा, ये लिखिए। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन लिखिए, mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? तो म्यू tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। ये टेबल बनाइए, ये टेबल बनाइए, अगेन ये पूरा टेबल फिल करिए और फिल करिए। चलिए आपको 5 मिनट का समय देता हूं, फिल करिए। बेटा मैं कहीं बाहर आया हूँ, है ना, शहर से बाहर हूँ, चुनमुनिया के मौसी का ब्याह है, वहां आया हूँ,
तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे दो मुझे, है ना। चलो तुम इसको फिल करो। हेलो 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 हेलो, आ रही है क्या आवाज़? चलिए, चलिए शुरू करते हैं। आ रही है आवाज़, आ रही है।
आ रही है, आ रही है। चलिए, तो ईमानदारी से आपने काम किया जो मैंने आपको दिया था, ईमानदारी से वो काम आपने किया जो मैंने आपको दिया था, ईमानदारी से वो काम किया क्या जो मैंने आपको दिया था, ईमानदारी से काम किया क्या जो आपको मैंने दिया था। चलिए, ईमानदारी से वो काम किया जो मैंने आपको दिया था। देखिए यहां पे बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाफ, मतलब 0.5, 0.6, 0.6 मतलब 3/5, 0.66 मतलब 2/3, एंड 0.71, 0.71 कितना आया था, 5/7, सत सते 49, हाँ 5/7 यही आया था क्या, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, हाफ, 3/5, 2/3, 5/7 यही आया था क्या। हाँ सर यही आया था। ट्रांसलेशनल बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी सीधा बीटा कॉपी हो जाएगा। 0.5 मतलब 50%, 0.6 मतलब 60%, 0.66 मतलब 66%, एंड 0.71 मतलब 71%, सीधा कॉपी हो जाएगा क्या। अच्छा, 1 - समथिंग करो, काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल करोगे तो ये भी आ जाएगा 0.5, 50%, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4 मतलब 40%, 0.33 मतलब 33%, और यह आ जाएगा आपका बताया था 0.28%। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन बाई रोटेशन का रेशियो, तो ट्रांसलेशन बाई रोटेशन, ट्रांसलेशन बाई रोटेशन का रेशियो पूछा है, तो ये ट्रांसलेशन बीटा और रोटेशन 1 - बीटा, तो ये आ जाएगा 1:1, क्या आ जाएगा 1:1, ये क्या आ जाएगा 3:2, ये क्या आ जाएगा 2:1, और ये हो जाएगा 14×5 = 70, 14×2 = 28, 14:5:2, 5:2, 5:2। अब फटाक से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 5/7 था, तो ये होगा 1 - 5/7, मतलब आपका आ जाएगा 7, एलसीएम लेंगे 7 में से 2 जाएगा 2/5, 2/5 आपका 0.28% आएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। जल्दी बताइए, क्लियर है क्या। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या लिखोगे, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या करो आप, बीटा चिपकाते चलो, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा बीटा, तो जी साइन थीटा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/7, तुम ये भी लिख सकते हो 0.71 जी साइन थीटा, 0.66। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर तुम्हारा रिंग है और हॉलो सिलेंडर एक ही चीज होता है, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर एक ही चीज होता है जब वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमता है, तो टाइम टेकन, तो टाइम बराबर तो ऐसे लिख दो, T = √(_(जी साइन थीटा), जहां पे एस क्या है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो यहां पे अच्छा नीचे आ जाएगा आपका बीटा, बीटा नीचे था हाँ, तो इसकी वैल्यू रखोगे हाफ रिंग के लिए, तो 1/2, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4s समथिंग आएगा। ये टी बराबर रखोगे √(2s/g sin थीटा) इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू है 3/5, तो 3 नीचे और 5 ऊपर, तो 5×10/g sin थीटा। इसी तरीके से आप बीटा को रखते जाइए, वेलोसिटी निकालेंगे, तो v बराबर होगा √2gh इंटू हाफ, तो ये कट के √GH आएगा बेटा रिंग में, v बराबर होगा √2gh इंटू बीटा 0.5, 0.6, 0.6 मतलब 3/5, 3/5, तो ये होगा 3×6 √6gh/5, यहां पे बीटा निकालोगे √2gh इंटू बीटा क्या होगा 2/3, 2/3 मतलब √4/3, यहां पे बीटा क्या होगा √2gh इंटू 5/7, तो 10/7, 5/7 ही आया था ना, 0.71 5/7 आया था। मैक्सिमम हाइट, तो h = v² / 2g इंटू बीटा की वैल्यू हाफ, v²/2g इंटू बीटा की वैल्यू 3/5, v=v²/2g इंटू बीटा की वैल्यू 2/3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर 3v²/4g, 3v²/4g। यहां पे हाइट क्या आ जाएगा,
वी स्क्वायर बाई 2g इंटू बीटा, बीटा आ जाएगा 5/7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/7 मतलब 7v² बाई 10g, 7v² बाई 10g सॉलिड स्फीयर, 3v² बाई 4g डिस्क, ये है तुम्हारा हॉलो स्फीयर, 5v² बटा 6g हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो फ्रिक्शन हो जाएगा तुम्हारा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इंटू बीटा की वैल्यू हाफ रखोगे, हाफ में से 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/5, तो 2/5 आ जाएगा, है ना। देखो जैसे क्या है बीटा तुम्हारा क्या है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 करोगे 5 में से 3 जाएगा, 2/5 आएगा, क्या आएगा 2/5। यहाँ पे क्या होगा mg साइन थीटा, ये है 2/3, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इंटू 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 2/7, 2/7, ये tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा है, तो tan थीटा बटा 2, ये 2/5 tan थीटा, tan थीटा बाई 3, tan थीटा बाई 3, tan थीटा इंटू 2/7। क्या यही निकाला था आप सब लोगों ने? क्या यही निकाला था आप सब लोगों ने? हाँ, अरे चुनमुनिया के मौसी की ब्याह है, इंदौर में, तो वही आया हूं मैं। चुनमुनिया के मौसी का ब्याह है इंदौर में, वही आया हूं। अब जो भी आप आपने यहाँ पे किया होगा आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है, 100% सेम है, चलिए जो भी आपने यहाँ पे किया होगा आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है, बहुत आसान लगा होगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक लास्ट पेज पे तो ठीक कर लीजिए, तो हो सकता है कलम थोड़ा आगे पीछे चल गया होगा, ठीक है, कलम थोड़ा आगे पीछे चल गया होगा। अब सवाल देखिएगा, अच्छा एक चीज और बचा है, एक चीज और बचा है, जैसे मान लो रोलिंग मोशन में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोलिंग मोशन, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है तो उसको रोक देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर v स्पीड चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था, उसको खत्म करना है, तो हाफ mv² इनिशियल और फाइनल हो जाएगा 0, तो 0 माइनस हाफ mv² इज वर्क डन। अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसको रोकने में जो वर्क होगा वो हाफ mv² के बराबर होगा, क्या रोक देने में, वर्क डन टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। अगर वो रोलिंग रोटेशनल मोशन में है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो रोलिंग मोशन में है तो क्या हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो वर्क डन टू स्टॉप, वर्क डन, वर्क डन टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, वर्क डन टू स्टॉप द रोलिंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन टू स्टॉप द रोलिंग ऑब्जेक्ट। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं टोटल वर्क डन बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बाय बीटा, यही तो रेशियो है, यही तो रेशियो है आपका, यही तो रेशियो है कि टोटल को क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लो टोटल को क्या लिख सकते हैं, तो टोटल को यहां ले जाओ, बीटा को नीचे ले जाओ, ट्रांसलेशन बाय बीटा, ट्रांसलेशन को बीटा से डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। क्या ये आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, टोटल ले रहा है तो टोटल को हम ट्रांसलेशन बाय बीटा लिख सकते हैं। सब याद करना होगा कि याद हो गया 0.5 0.6 0.66 0.71, अरे बुर्बक है क्या, 0.5 0.6 0.66 0.71, ठीक। अब देखो ये सवाल है नीट 2019 का, इसका सॉल्यूशन आप गूगल के करके देख लेना, गूगले पर,
और वो जो आपको मिलेगा और आप जो यहां पे करोगे उसमें बड़ा फर्क होगा। बड़ा फर्क होगा। करो, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed 20 meter per second. How much work needed to stop? तो रोल कर रहा है, रोल्स मतलब होता है रोलिंग मोशन। और जब कुछ ना दिया हो तो याद रखना प्योर रोलिंग। क्यों सर प्योर रोलिंग कैसे, जब प्योर रोलिंग ना बोला हो तो? क्योंकि बाकी सिलेबस में ही नहीं है पहले से भी, तो थोड़ा बहुत सिलेबस में प्योर रोलिंग ही था। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा टोटल, लेकिन टोटल को हम लिखेंगे के ई ट्रांसलेशन बाई बीटा। क्या है? डिस्क है, तो डिस्क में बीटा कितना होता है? 0.5, 0.6, 0.66 होता है, 2/3। तो नीचे 2, ऊपर में 3, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4। मास बोलो, मास है 100, वी बोलो, बी है 20, 20 का होल स्क्वायर क्या होगा? 400। तो 4 से 400 को काटोगे तो 100, 100 गुना 3, 3, 1, 2, 3, 4, तो 30 किलो जूल आ जाएगा। 30 किलो जूल इज योर आंसर। अच्छा, बहुत सारे जीरो थे तो किलो के टर्म में आंसर आना चाहिए था, तो तुम्हें ये समझ आ गया। अब इसका सॉल्यूशन गूगल पे देख लो और मुझे बताओ, ऐसे ही किया है एक लाइन में कि थोड़ा लेंदी है? बताओ। और तुम ढंग से देखोगे तो यहां पे रेडियस था जिसका यूज हमने किया ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। बताइए रॉन्ग क्या है? डिस्क ऑफ रेडियस इतना मीटर, 100 kg, रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सेंटर ऑफ मास एज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच वर्क नीडेड टू स्टॉप इट? सही तो किया है। हाँ, ये मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो शायद कुछ अलग होता। मीटर है ना मीटर के हिसाब से तो सही है। 3 जूल आंसर है। तो मे बी बेटा, मे बी यहां पे सेंटीमीटर पर सेकंड रहा होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तब 3 जूल आएगा। ऐसे कैसे 3 जूल आ जाएगा? चेक करो, चेक कर लो। ए इज द आंसर, डैश इज द आंसर। बस कुछ भी करते हो मतलब। चलो, ये सवाल नीट 2018 का है ना, नीट 2018 का है। सवाल पढ़ो। सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन बॉडी पॉजेज ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, द के टी इज टू के टी प्लस के आर। के टी प्लस के आर तो टोटल हो गया, तो ट्रांसलेशनल बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो ट्रांसलेशनल बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ध्यान से सोचो, तो कहीं 10 के टर्म्स में तो आया ही नहीं था, 7/10, 10/7 तो आया नहीं था। ट्रांसलेशन बाई टोटल तो बीटा होता है, सॉलिड स्फीयर मतलब 0.71। अब बताओ 2/5 0.7 आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। या 2/5, 5/7 0.7 आएगा, तो ये आंसर है, खत्म। ऐसे तो सवाल होते हैं, ऐसे तो सवाल होते हैं। और एक बार गूगल करके देख लो इसका सॉल्यूशन। मैं करूं? गूगल करके देख लो। मैं करता हूं, रुको। मैं करता हूं। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, body pauses translation kinetic energy as well as rotational simultaneously. The sphere is, क्या हुआ? आई नहीं यार।
A solid sphere पूरा पूरा मेथड लगाती है पूरा। देखो तो, 4-5 लाइन में आंसर निकाला है क्या? 4-5 लाइन में आंसर निकाला है क्या? बताओ। चलो आगे देखो, ये देखो, सर्कुलर डिस्क ऑफ 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रोल विदाउट स्लिपिंग, स्पीड इतना, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज। कर सकते हो क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो टोटल निकालने के लिए भी ना डायरेक्टली आप हाफ एम बी स्क्वायर बाई बीटा कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी डी इफ बॉडी इज प्योर रोलिंग मोशन। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है इसका 10 मीटर पर सेकंड से, और रेडियस है 4 मीटर, तो ओमेगा कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन के लिए? तो हम जानते हैं फॉर प्योर रोलिंग वी सी एम मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा, राइट? तो वी सी एम थे 10 और आर है 4 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 10/4। ठीक है, 10/4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा हो जाएगा 10/4। अच्छा, ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी 0, डी पॉइंट की वेलोसिटी होगी √2 इंटू 10, √2 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट की वेलोसिटी होगी 2b। हो गया, ए बी सी डी निकाल दी, ए बी सी डी निकाल दी। देखिए तो, बहुत तीखा पोहा बनाते हैं यार। बताइए। क्लियर है क्या? अभी जो मेडिक्स आने वाली है उसमें पेज है 325 के आसपास, 325 या 330 है या 340 है, कुछ ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बताऊं एक बार देख के? तीन 348, अरे बाप रे, बहुत मोटी किताब कर दी क्या सर जी आपने? नहीं, कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है, मतलब थोड़ा तो बढ़ाया था जैसे मैंने बताया था आपको। तो सर 298 हुआ था ना, हाँ उसको भी 40 पेज बढ़ा दिया। क्यों? ओल्ड में 300 है, हाँ उसमें है 348, 348 पेज के आसपास। सर क्यों? थोड़ा सा खुला खुला प्रिंट करा एकदम खोल के। क्वेश्चन भी है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जो तुम्हारा 300 पेज में था ना, भी 298 पेज में, मैं लिख देता हूं परेशान मत होना। जो तुम्हारा 298 पेज में था, पेज जो आपका 298 था, इक्वेलेंट टू 348 हो गया है। तो आपने 50 पेज ऐड किए, हाँ 50 पेज, 50 पेज ऐड हुए। सर 50 पेज लगभग लगभग, अच्छा 50 पेज में आप दोनों तरफ काउंट करोगे तब 50 पेज है, नहीं तो एक पन्ना देखोगे तो वो तो होगा आपका, एक पन्ना देखोगे तो होगा आपका 25 पेज ही।
एक लीफ देखोगे तो 25 पेज ही होगा, दोनों तरफ काउंट करके मैं बता रहा हूं। तो इतना क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये और ये कंटेंट सेम है, सेम कंटेंट, सेम कंटेंट, फिर भी आपके पेज बढ़ गए सर, दोनों तरफ मिला के भी गिने तो 50। हाँ सर क्यों? थोड़ा सा स्पेस खोल के प्रिंट करा एकदम, है ना, अच्छे से प्रिंट करा है, ठीक है ना। उससे पैसा बढ़ जाएगा सर, हाँ पैसा थोड़ा बढ़ेगा, पैसा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कलर प्रिंट होता है। तो भाई वो तो अब क्या कर सकते हैं सर, क्यों कराया, पहले ही ठीक था, मुझे नहीं लगा था, फ्रंट साइज थोड़ा छोटा हो गया था, तो अच्छे से फ्रंट साइज को बना के तब प्रिंट करवाया है, ठीक है। होप सो आई एम क्लियर कि मैं क्या कह रहा हूँ। 253 तो पुराना वाला आपके पास एडिशन है, 253, ठीक है। चलिए पुराने देखो, मैं बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, तुम 1 मिनट का समय दे दो। पुराने वाले में बेटा 253 ओल्ड एडिशन है, और उसमें और इसमें इतने का कोई फर्क नहीं था, इसमें थोड़ा कंटेंट अपन ने ज़्यादा किया, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट किया। फिर मुझे लगा कि ठीक है 298 पेज में थोड़ा कंटेंट ऐड हुआ था, लेकिन सेम ही कंटेंट को थोड़ा सा फ्रंट साइज बढ़ा के बड़ा बड़ा प्रिंट करा है, बस ये, ठीक है। चलो, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट, और आपके पास जो भी है वो सफिशियंट है, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास कौन सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास कौन सा है, आपके पास जो है वो बेस्ट है, चलेगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है ना, ठीक है। 257 है जो भी है। Solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with an angular speed 100 radian per second. The radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with rotation of the cylinder and total energy? तो rotation of the cylinder के लिए आप लिखेंगे kinetic energy हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 4 kg, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द kinetic energy of the rolling solid cylinder of mass 4 kg about its axis of rotation is 20 kg per meter square per second square. Calculate the velocity with it is moving. Kinetic energy of the rolling solid cylinder is 4 kg. अच्छा सवाल है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। The kinetic energy of the rolling solid cylinder of mass 4 kg about its axis of rotation is 20 kg per meter 20 kg meter square per second square, ठीक है। अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, ठीक है ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद इट इज मूविंग, तो वेलोसिटी बताओ जिससे वो चल रहा है, वेलोसिटी बताओ जिससे वो चल रहा है। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ, मास है आपका 4 और 20 का होल स्क्वायर, तो कट के आएगा 2 2 2 2 2 2 2, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी 20 है ना भाई, और ये हाफ मास है 4 इंटू वी स्क्वायर, ऐसे, तो 2 से 4 कटेगा 2, इधर आ गया तो 10, तो रूट 10 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। रूट 10 आपका आंसर आ जाएगा जो कि रॉन्ग है, अगर आपने निकाला है तो। सर सही कैसे निकलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा बीटा। तो ये आपका 20 दिया हुआ है, उसको बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू बीटा। सॉलिड सिलेंडर क्या है? सॉलिड सिलेंडर का बीटा कितना होता है? 0.5, 0.6, 0.66, मतलब 2/3 इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 4 इंटू वी स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां से आप देखें तो 2 से 4 काटोगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू √20/3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये आएगा आपका आंसर, √20/3 आएगा, क्योंकि रोलिंग ऑब्जेक्ट है ना भाई। फिजिक्स मेडिजी हाउ टू परचेज अभी बताया नहीं है, 3 दिन बाद आएगा, पीडब्ल्यू स्टोर या अमेजन पे चेक कर लेना 3 दिन बाद, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। एकदम चमन हो गया यार, चमन हो गया। अब सुनना ढंग से, सवाल जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सवाल में रोलिंग मोशन में कुछ नहीं है,
रोलिंग वाली एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, रोलिंग वाली एनर्जी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलिए, टू डिस्क having masses in the ratio 1:2. Two disks having masses in the ratio 1:2 and the radii of the ratio 1:8 rolls down without slipping one by one from an inclined plane of height h. Then ratio of their linear velocity on the reaching on ground is two disk, दो डिस्क है having masses in the ratio 1:2, radius into ratio 1:8, rolls without slipping one by one from an inclined plane of height h. Then ratio of their linear velocity on the ground is, ratio of their linear velocity on the ground is, ग्राउंड पे उनके लीनियर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा बताइए, ग्राउंड पे उनके लीनियर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा बताइए। अच्छे से करना बेटा, तुमको पता भी नहीं चला, रोलिंग मोशन बहुत आराम से बहुत अच्छे से खत्म भी होने वाला है। बहुत अच्छे से बहुत आराम से खत्म भी होने वाला है। बताइए, तो वेलोसिटी आपका होगा, वेलोसिटी आपका होगा रूट अंडर 2gh इंटू बीटा। अब बीटा तो शेप पे डिपेंड करता है, किसी भी तरह का डिस्क हो सबका सेम होगा, किसी भी तरह का रिंग हो सब रिंग का सेम होगा। तो दोनों तो डिस्क ही है, हाँ सर दोनों डिस्क है, और दोनों के मास पे तो वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करता। यस सर, मास पे तो वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या है आंसर, यहां पे डी चला जाएगा। बहुत बढ़िया, 70% लोगों ने यहां पे डी टिक किया। ये जो 10% लोग हैं गधे नकारे बेवकूफ है, सबको आप सिखा भी नहीं सकते। 70% बच्चा अगर आप पढ़ लिया और सीख लिया तो भाई साहब तो धमाल ही मच जाएगा। Which of the following, if mass and radius are assumed to be same, have maximum percentage of total kinetic energy in rotational form? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म। तो रोटेशन में सबसे ज्यादा रिंग के पास होता है। सर कैसे? आप समझिए कि आपने पढ़ा है 0.5, 0.6, 0.66, 0.71% तुम्हारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन का, सॉरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग का, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वही 0.5, 0.4, 0.33, 0.28। तो सबसे कम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर का है, सबसे ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग का है, सबसे ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग का है। हो गया। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर, सॉलिड सिलेंडर जब रोल करता हुआ चलेगा एक्सिस के अबाउट तो डिस्क जैसा होगा। हाँ सर, डिस्क का होता है 0.5, 0.6। देखो सबसे पहले रिंग, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद सॉलिड स्फीयर। हाँ सर, तो डिस्क का क्या हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.66, 0.66 मतलब 2/3। तो रीचेस द बॉटम, देन वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी होता है रूट अंडर 2gh इंटू बीटा 2/3। तो रूट 4/3 आएगा, रूट अंडर 4/3। रूट अंडर 4 में आर बाहर चला जाए। एंगुलर वेलोसिटी पूछा, अच्छा अब एंगुलर वेलोसिटी पूछे या लीनियर वेलोसिटी पूछे, होगा तो आंसर वही जिसमें 3 नीचे है। यहां 3 जैसी कोई चीज नहीं, यहां 3 जैसी कोई चीज नहीं, ये नहीं। लेकिन सर कैसे? तो v बराबर आर ओमेगा, कुछ नहीं करना है, ओमेगा हो जाएगा तेरा v/r। तो जो v निकाला उससे r से डिवाइड कर दियो, तीसरा आंसर आएगा। बताओ कितना मजा आया, बताओ कितना मजा आया। कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी है तो बताइए, सीधा आंसर। और वही आप बताओ कि आपने जितने सवाल किए वो सारे टेबल से थे कि नहीं थे, मुझे बस इतना बता दीजिए। मुझे बस इतना बता दीजिए। अरे यार, ये सवाल था क्या एग्जाम में? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल था, इलास्टिक काइनेटिक कंजर्व और नॉट। सर कंसेप्ट सारा आ गया बट पैनिक में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देख भाई, बहुत डीप में जाके मैंने तुम्हें चीजें समझाई थी कि अगर ये बोले, ये बोलना गलत है ना,
कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। क्यों गलत है? क्योंकि जब इलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो तुम पूरे कोलिजन के प्रोसेस, इनिशियल, फाइनल, ड्यूरिंग कोलिजन सारा करोगे, कि कंजर्वेशन में इनिशियल और फाइनल बोलोगे बस, बीच में क्या हुआ हमको नहीं पता। तो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि किसी भी मोमेंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी मोमेंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो उसका मोमेंटम हर इंस्टेंट पे कंजर्व रहेगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेगा, इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हर इंस्टेंट पे कंजर्व रहना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी, अरे कौन सी जगह है ये? हेलो, क्लास ले रहा हूं, निकल जाऊंगा यहां से 11 बजे तक। 11 बजे नहीं, 10 10 साढ़े 10 में निकल जाऊंगा, छोड़ दूंगा इनको। हाँ हाँ, तो आ जाओ ना, आप ले चलो मुझे, है ना। तो क्या होता है, क्या होता है कि अगर कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो हर इंस्टेंट पे सेम सेम रहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कई है, तो ड्यूरिंग कोलिजन कुछ काइनेटिक एनर्जी कम होके पोटेंशियल में चला जाता है। आफ्टर वो फिर क्या होता है, रिकवर हो जाता है अगर इलास्टिक है तो। इन इलास्टिक है तो रिकवर नहीं होता है। इन इलास्टिक है तो रिकवर नहीं होता है। हाँ सर, इन इलास्टिक है तो रिकवर नहीं होता है। ठीक है सर, समझ गए, आपका कहना समझ गए, मेरा कहना समझ गए। हाँ सर, लेकिन सर क्वेश्चन में, डीपीपी में, किताबों में सर लिखा होता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो वो टिक कर देना। लेकिन साथ में ये याद रखना कि उसके कंजर्वेशन का मतलब है ड्यूरिंग कोलिजन नहीं, काइनेटिक एनर्जी पहले बाद में। तो क्योंकि किताबों में तो वही मानेंगे ना यार जो एनसीईआरटी में है या कन्वेंशनली चला आ रहा है। तो मैंने अगर ये स्टेटमेंट लिखाया था, है ना, तो उसका मतलब मैंने आपको बताया कि इनिशियल और फाइनल से आप ये लेके चलना। अगर सवाल आया था तो मैं करेक्शन करा दूंगा, रोना मत, करेक्शन करा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि देखो सही क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन नीट में सवाल आएगा, टेस्ट में सवाल आएगा, अब किताबों से करोगे तो क्या करोगे वो अलग बात है। हमेशा दोनों चीजें सेम नहीं रहती है। तो इसको आप ट्रू बोल लेना, लेकिन इस ट्रू के साथ साथ याद रखना जो मैंने समझाया है कि काइनेटिक एनर्जी हर मोमेंट पे कंजर्व नहीं रहता है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कई है कुछ, तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, फिर रिकवर हो जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो सर इसको हम ट्रू मान के चले, अब ट्रू मान के चलिए, लेकिन जो कंडीशन मैंने बताया वो याद रखिएगा। सर समझ गया। अब एक चीज और सुनिए, अगर ये टेस्ट में आया था तो मैं करेक्शन करा दूंगा, ठीक। 1 नंबर तुमको 4 नंबर चाहिए, मैं दे दूंगा, ठीक है। 4 नंबर चाहिए, मैं दे दूंगा। सर ये बताइए कि मेड इजी रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं आप? अबे मेरे ही किताब है, मेरे से पूछ रहा है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, देख सुन मैं बताता हूं। मेड इजी ले ले या ना ले, नोट्स और शॉर्ट नोट्स तुमको खुद बनाने पड़ेंगे, और शॉर्ट नोट्स को बार 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 लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सर उसका क्या फायदा है मेड इजी का? मेड इजी का फायदा बड़ा सिंपल सा है कि आपको शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना चाहिए वो उसमें है। इंपॉर्टेंट चीजें सीक्वेंस मैनर में, अच्छे डिजाइन में, अच्छे साफ सुथरा शब्दों में उसमें लिखा है। उसको रेफरेंस लेके उसमें अपनी चीजें ऐड करके एक अच्छा नोट्स बना सकते हो। उसको ले भी लोगे तो उसको लिख लिख के बाद में आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। इतना सा है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए, द स्पीड, दोनों आंसर करा दूंगा अभी तक के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं देख लूंगा, ठीक है, और भी गलत है उसको भी देख लूंगा। चलो, द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ द वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लिपिंग इज, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, डिस्क मतलब 2/3, 2/3 v बराबर रूट अंडर 2gh 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 2/3 2/3 4/3 4/3। चौथा आंसर, चौथा आंसर। यहां पे आप सीधा ऑब्जेक्ट देखिए क्या है और सीधा आंसर करिए। मैं क्यों कैलकुलेशन करूं इसमें? तू सोच रहा है कहीं भी किसी भी तरह के कैलकुलेशन की नीड है? कहीं भी किसी भी तरह के कैलकुलेशन की नीड है? बता, रिंग होता तो आंसर क्या होता? सर तीसरा। रिंग होता तो आंसर तीसरा होता।
खत्म। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग इट्स लीनियर एसिलेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अरे यार, ए बराबर जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा। जी तो जी है, साइन 30 इंटू बीटा की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा जी साइन 30 हाफ इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा G/4। ये हो जाएगा G/4। बताइए, ये सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड मास M विदाउट स्लिपिंग डाउन। देखो, जब सिर्फ स्फीयर सिर्फ सिलेंडर लिखा हो तो आप इसको क्या लेंगे, सॉलिड वाला। क्या लेंगे, सॉलिड वाला। क्या लेंगे भाई साहब, सॉलिड वाला। जब सिर्फ सिलेंडर या सिर्फ स्फीयर लिखा हो तो सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड मास M विदाउट स्लिपिंग down an inclined plane at angle theta, coefficient of friction between the cylinder and the plane is mu, what is the maximum inclination theta which the cylinder rolls without the slipping। मतलब mu और थीटा के बीच में रिलेशन पूछा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है। हाँ सर, अब बीटा की वैल्यू, डिस्क सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, डिस्क के लिए क्या होता है सर 2/3, तो ये सॉरी 1 माइनस बीटा आएगा, 1 माइनस बीटा, तो म्यू बराबर, ये था म्यू बराबर tan थीटा बाई 3, ये 2/3 रखोगे, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू। क्लियर है क्या? μ/3 नहीं है ना बेटा? अच्छा, ये चीजें आप इतना आसान है ना कि तुम्हें फील ही नहीं आ रहा होगा कि तुम रोलिंग मोशन के फिजिक्स के मुश्किल सवाल कर रहे हो। ये चीजें इतनी आसान है कि तुम्हें फील ही नहीं आ रहा होगा। अब मैं क्या करूं, तुम कोई आसान होने की वजह से फील ही नहीं आ रहा कि सर इतनी आसानी से सारे हो गए। हाँ, ऐसे ही होते हैं। टू सॉलिड स्फीयर, दो सॉलिड स्फीयर है, टू सॉलिड स्फीयर ऑफ डिफरेंट मास, रेडियस एंड डेंसिटी, दोनों का मास अलग है, रेडियस अलग है, डेंसिटी अलग है, rolls down a rough inclined plane under the identical situation, the time to come down is independent upon। जो टाइम है वो किन चीजों से इंडिपेंडेंट होगा, उसके मास से, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा इंटू बीटा। बीटा सिर्फ डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड करता नहीं है, रेडियस पे डिपेंड करता नहीं है, तो फिर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा जब मास और रेडियस से ही इंडिपेंडेंट है। तो क्या इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा? और बड़े सरप्राइजिंग बात है कि अगर आप दो डिस्क रख देते हो, एक बड़ा एक छोटा, दोनों की मास अलग, रेडियस अलग, डेंसिटी अलग, लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी, दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी। और जब बेटा एक्सेलरेशन ही सेम है तो टाइम तो सेम लगेगा, टाइम तो सेम लगेगा, तो टाइम डिपेंड ही नहीं करेगा उनके मास पे, रेडियस पे, डेंसिटी पे। क्लियर है क्या? चलिए, A thin circular ring, एक रिंग है, thin circular ring, first slip down on a smooth inclined plane, then rolls down on a rough inclined plane, identical geometry from the same height, ratio of time taken। देखो, पहले टाइम होगा स्मूथ सरफेस के लिए 2s साइन थीटा, 2s बाई जी साइन थीटा, यही आएगा क्या? अरे ऐसे छोड़ दिया ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका टोटल लेंथ है s, यहां से छोड़ दिया, तो भाई वो नीचे स्लाइड करता हुआ जाएगा स्मूथ सरफेस पे, तो उसकी एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होगी। हाँ सर, तो ऐसी टाइम निकालोगे। हाँ, और दूसरे केस में टाइम क्या होगा, √2s बाई जी साइन थीटा इंटू बीटा, 2s बाई जी साइन थीटा इंटू बीटा। जब इसका रेशियो निकालोगे, पहला क्या है, सर्कुलर रिंग, फर्स्ट स्लिप डाउन ऑन स्मूथ, हाथ पहले स्मूथ फिर रफ, तो 2s बाई जी साइन थीटा से 2s बाई जी साइन थीटा कट गया, ये t1 बाई t2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट बीटा, तो रूट बीटा ऊपर चला जाएगा। क्या है ये, रिंग है, तो थर्ड आंसर आएगा। बताइए, कोई दुख, कोई दर्द, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज 0। क्योंकि प्योर रोलिंग की बात जब करेगा ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, स्लिप नहीं कर रहा, ना फॉरवर्ड स्लिपिंग ना बैकवर्ड स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है वो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, रेस्ट में,
इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है, इसलिए उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। सॉलिड स्फीयर बॉल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, देन फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन। अबे है को क्या है रे, सॉलिड स्फीयर 2/5। तुमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे याद है। कैसे याद है तो देखो, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, देखो 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, देखो 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71। और ये फ्रैक्शन में उसमें रेशियो में देखोगे तो हाफ 3/5, 0.6 मतलब 3/5, 3/5 0.6 होता है, 2/3 और 5/7। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशनल बाई टोटल, ट्रांसलेशन बाई टोटल, ट्रांसलेशन बाई टोटल, ट्रांसलेशन बाई टोटल। रोटेशन बाई टोटल देखोगे हाफ, 2/5, 1/3, 2/7। अच्छा, ऑब्जेक्ट, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉरी डिस्क, सॉलिड स्फीयर। बताइए, समझ में आया? इसमें बच्चे कह रहे हैं अच्छा, हाँ बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, 2/7 आएगा, बिल्कुल रॉन्ग है, बी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट देखो, ये करा दिया तुमको, अरे यही तो निकाली थी अभी, यही तो निकाली थी चाचा मोहन, ये कर। इसमें मैं तुम्हें पोल क्रिएट करूंगा, बेटा अच्छे से करना, उम्मीद करूंगा कि 80% से ज्यादा लोग इस सवाल को आराम से कर ले, 80% से ज्यादा लोग। और नीट में सवाल अगर आया तो अभी जो 4-5 सवाल कराए उससे बाहर नहीं आएगा, ये तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। चले कर, तुक्का मत लगाना, तुक्का मत लगाना। इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग हैज लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू, तो ए बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू बीटा। क्या है, सॉलिड स्फीयर है तो 5/7, जी 5/7 इंटू साइन 30, यही तो लिखूंगा और क्या करूं, बीटा की वैल्यू 5/7 होगा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कम ऑन, कम ऑन बॉडी, हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो एवरीबॉडी, कम ऑन बॉडी, एवरीबॉडी, हेलो हेलो एवरीबॉडी। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, 55%। चलो हम कहीं दूर चले, छोड़ के ये दुनिया, हम कहीं साथ चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, छोड़ के दुनिया, हम साथ चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, छोड़ के ये दुनिया, हम साथ चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, छोड़ के ये दुनिया, हम साथ चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले। चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, छोड़ के ये दुनिया, साथ चले, चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले। मेरा भरोसा उठ गया तुमसे। क्या किया है तूने, क्या किया है? मतलब इतना रायता कैसे कोई फैला सकता है, कैसे लाया तू 2G/3?
मतलब 2g/3 तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। 2/3 कर दिया था क्या? 2/3 तो डिस्क का होता है, ये तो सॉलिड स्फेयर है। मतलब तू नहीं सीख पाया क्या बेटा ये चीज भी? डिस्क समझ लिया था मतलब कौन सा नशा करते हो कि लिखा सॉलिड स्फेयर है और तुम समझ डिस्क रहे हो। और दो चार नहीं, एक साथ 26% बच्चे, मतलब 26% बच्चा होता है ना यार, क्लास में 26% बच्चा, मतलब 1/4 बच्चा सॉलिड स्फेयर को डिस्क समझ रहा है। चलो कहीं दूर चले, चलो कहीं दूर चले, छोड़ के ये दुनिया, चलो हम कहीं दूर चले, चलो हम कहीं दूर चले दुखी कर दिया यार तुमने, सच में दुखी कर दिया, चीजों को इतना आसान बना दिया तो भी पता नहीं। What is the minimum coefficient of friction for the solid sphere to roll without slipping on an inclined plane? Minimum coefficient of friction म्यू पूछा है, म्यू पूछा है। म्यू बराबर क्या होगा? 1 - बीटा × tan थीटा, ये आएगा। हाँ, तो स्टूडेंट ना हवा, तू हवा माथा के दर्द। हाँ, माथा के दर्द हवा, तू सब स्टूडेंट ना हवा, तू सब माथा के दर्द हवा। करा। व्हाट इज द मिनिमम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी सॉलिड स्फीयर? फिर से सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर होता है 5/7, 2/7। माथा के दर्द हवा तू सब के सब, तू सब स्टूडेंट ना हवा, तू सब के सब माथा के दर्द हवा। तो स्टूडेंट नहीं खा हो राजा जी, ओ राजा जी, तू स्टूडेंट नहीं खा, तू सब के सब माथा के दर्द हवा, ओ राजा जी। बेसी बात है, 2/7 tan थीटा होगा, अब इसमें क्या करूं? 89% लोगों ने सही किया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इसको बना के रखिएगा। बाकी सवाल बेटा बहुत आसान है ना, और रिपीटेड भी है चीजें, तो आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में इतनी ही सवाल होते हैं जो मैंने आपको करा दिए, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा नहीं, पक्का आएगा, और आता है ना। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो जिस तरीके से आप लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है। सर लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ते हैं? लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो P बराबर mv वेक्टर, ये पढ़ते हो। हाँ सर, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी होता है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? वेलोसिटी के अलोंग होती है। एक वेक्टर होता है, यूनिट क्या हो जाएगा? kg/s हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम की कुछ बातें, तो ठीक है, लीनियर मोमेंटम की बातें। एंगुलर मोमेंटम की बात क्या होगी? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, मोशन कंटेंट, रोटेशनल मोशन कंटेंट बाय द बॉडी, कंटेंट बाय अ बॉडी, by a body is rotational motion contained by a body is called, rotational motion contained by a body is called angular momentum, is called angular momentum, angular momentum is called angular momentum। आप यहां से रिलेट करके देख सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, ट्रांसलेशनल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज momentum, translational body content in a body is
लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन कंटेंट, कंटेंट का स्पेलिंग गलत है, कंटेंट, कंटेंट बाय अ बॉडी। कंटेंट मतलब जो रख रहा है, जो रख रहा है, बॉडी रख रहा है। रोटेशनल मोशन कंटेन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब उसी के सीक्वेंस में फॉर्मूला बताइए क्या होगा। जैसे P बराबर mb होता है, ये L बराबर आई ओमेगा होगा कि नहीं होगा बताइए। सर इतना आसान है? हाँ, प्योर रोटेशनल मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन में एकदम सही है, कोई बुराई नहीं है। खत्म, खत्म बाबू मोसाए, हो गए, हो गए। एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन अलोंग एंगुलर वेलोसिटी, अलोंग ओमेगा। मतलब ये एक्सियल वेक्टर, हाँ इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, एक्सियल वेक्टर है ये। इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्सियल वेक्टर की तरफ होगा। अच्छा, इसके यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई है, हाँ, तो केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन भी लिखना पड़ेगा, एक मिनट। ओमेगा तो रेडियन पर सेकेंड ही होता है, ओमेगा की यूनिट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को एम बी आर भी लिखते हैं, तो ये लिखेंगे एम को केजी, वेलोसिटी हो जाएगा तुमको मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और या तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, तो ये हो जाएगा केजी मीटर एम भी, केजी मास पी बराबर होता है एम बी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, और यहां पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां से निकालोगे तो एम बी आर से निकालोगे, या एल बराबर आर क्रॉस पी से, ये बताऊंगा एल बराबर आर क्रॉस पी कैसे आता है बताऊंगा भी। इसका अगर डायमेंशन लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, यही तो आएगा एम एल टू टी माइनस वन, जो कि प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ा था, क्या हमने ये पढ़ा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है? हाँ सर, ये तो पढ़ा था। अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी में, इसी काइनेटिक एनर्जी में मैं लिखूं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई बाई आई, इंटू आई बाई आई, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और आई ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? देखो, आई ओमेगा के मैग्नीट्यूड को, आई ओमेगा को क्या लिखेंगे हम? एल। तो क्या ये एल स्क्वायर बाई टू आई आ जाएगा? और इस पे नीट में 3 बार सवाल पूछे हैं भाई। किस पर? कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में ग्राफ कैसा होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो देखे, तो क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा? सर बनने को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो। बताइए, एंगुलर मोमेंटम आई के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? हाँ सर, जब ओमेगा आपका कांस्टेंट है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी यहां से, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी आई के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी आई के प्रोपोर्शनल है जब ओमेगा कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। बताओ, ये समझ में आया? और ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, देखिए बड़ा आसान है। अब एक बार देखिए, काइनेटिक एनर्जी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, काइनेटिक एनर्जी आई का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बेसिक बात है एंगुलर मोमेंटम का। अब जैसे फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स होता है सर, फोर्स होता है सर, फोर्स होता है सर, फोर्स होता है सर, फोर्स होता है सर। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ टाइम क्या होता है? फोर्स होता है सर। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? टॉर्क, टॉर्क। ये इसके बीच का एक रिलेशन है, और इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। इस पे क्या होते हैं? डायरेक्ट सवाल आते हैं। कहां हो सर, कहां हो? हाँ हाँ, पंचर हो गया गाड़ी? हाँ बताया तो था आपने। ऐसा क्या करते हो कि गाड़ी का टायर पंचर कर लिया आपने?
कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा? 20-25 मिनट? तो आप लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ जाता हूँ फिर। हाँ, तो लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ जाता हूँ फिर। है ना, ठीक। चलिए, आराम से देखिएगा। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ स्पीड v, विथ स्पीड v ऑन रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। तो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, v स्पीड चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताइए? चुनमुनिया के मौसी की शादी है बताया था, तुमको नहीं बुलाई चुनमुनिया? देखो, चुनमुनिया हमसे कितना प्यार करती है, बोली मास्टर जी हमार मौसी के बियाह बा, रहुआ आयम की ना? चुनमुनिया कहती है मास्टर जी हमरा मौसी के बियाह बा, आयम की ना? मुन्नी बुआ मौसी के, चुनमुनिया की मौसी है मुन्नी मौसी, उसका बियाह है। तो आई ओमेगा, आई की वैल्यू बोलो क्या लिखोगे? सर आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का आर डिस्टेंस पर एम मास के ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा को क्या मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ? क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा तो होता है, और आई बराबर एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और क्या? तुमको नहीं बुलाई चुनूनिया? तुमको चुनमुनिया नहीं बुलाई? चुनमुनिया के मुन्नी मौसी का ब्याह है। चुनमुनिया बोली गुरुजी हमर मौसी के ब्याह नु बा, रहुआ आइम की ना? तो बताओ मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तुम सबको नहीं बुलाया यार, छी ससुर छी। जा, जा, जा। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, आर चार इसको काटोगे, एम वी आर। तो ये एम बी आर कब लगाओगे? ये तो स्पेसिफिक केस का है ना, कि एक ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा भी लिख सकते हो आप। इसको कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे आर क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस। यहाँ पे आर बेटा क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है। जहाँ पे आर क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो एक रॉड है, एकदम आसान आसान से सवाल करेंगे, मुश्किल तो हम करेंगे ही नहीं, एकदम आसान आसान से सवाल करेंगे, एकदम आसान आसान सवाल करेंगे। ये रॉड है, रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। रॉड का मास लेंथ एल है, रॉड का मास एम, लेंथ एल है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा? तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा। आई क्या होगा सर? एम एल स्क्वायर बाई 12, और रॉड पूरी सिस्टम का हर पॉइंट का एंगुलर स्पीड सेम होता है, तो ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा, खत्म। एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इज योर करेक्ट आंसर। कपड़ा नहीं सिलवाया? पहले नहीं बताई थी ना, अभी अभी तो चुनमुनिया बताई कि मौसी के ब्याह हो रहा है उसका, मुन्नी मौसी का। ओ भाई साहब बहुत दूर है यार, 15 किलोमीटर। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ,
देवास नाका के पास हूं मैं। बहुत दूर है यार। चलो। अरे सच में आया हूं मैं यार। ये कह रहा विजयनगर में हो। तो जानता विजयनगर कहाँ है? मैरिज प्लेस अगर बता दिया जाए तुमको तो तुम लूट के खा जाओगे। कितने लोग इंदौर से हैं यार? थोड़ा सा काम है, नहीं तो मैं मिलता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, काम है। आरजे सर की शादी करवा दूं चुनमुनिया के मौसी के साथ? अब ये तो यार, अब कैसे हो सकता है? रिश्ता की बात तो आगे बढ़ गया है। अब मैं यार ये कैसे कर सकता हूँ? कह रहा है आरजे सर के साथ शादी करवा दो चुनमुनिया के मौसी का। अब यार ये तो मेरे हाथ में नहीं है यार। आरजे सर से और चुनमुनिया के मौसी से पूछना पड़ेगा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? चल यहाँ देख। मान ली कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सीधे लाइन पे जा रहा है। सीधे लाइन पर जा रहा है, ऐसे। एक ऑब्जेक्ट है और सीधे लाइन पे जा रहा है। आराम से देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है सीधा लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे। और मान लो कि मैं यहां पे बैठा हूं पलथी मार के, एकदम पलथी मार के बैठना समझता है? यहां पे मैं बैठा हूं पलथी मार के, है ना, यहाँ पे। और मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट को जब मैंने देखा तो ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां था, मतलब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर हो गई। हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर हो गई R1। और थोड़ी देर बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट को मैंने देखा, थोड़ी देर बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है। तो क्या इसकी पोजीशन वेक्टर बदल गई? हाँ सर, लेंथ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मैंने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया था। तो क्या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या पोजीशन वेक्टर का लेंथ चेंज हो रहा है? बेटा कभी भी कुछ भी कमेंट में लिखने से पहले ये थोड़ा सा सोच समझ के लिखो। चौथी पांचवी छठी क्लास के बच्चे नहीं हो आप ना। अगर आपके आपके खुद के फैमिली मेंबर के बारे में कोई कुछ भी बोल दे तो ये तो गलत बात है ना। कुछ भी लिख रहे हो यार तुम, मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे माँ बहन के बारे में कोई भी कुछ भी लिख देगा तो सुन लोगे? मतलब कमेंट बॉक्स में टट्टी करना है बस, और तुम समझते हो अपने आप को बहुत होशियार। और आप भी चुनमुनिया के मौसी? अबे कोई चुनमुनिया है ही नहीं, ये काल्पनिक चीज है। उसकी मौसी का मैं शादी करा रहा हूं, तुम कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हो यार। ये गलत बात है भाई। अब तुम्हें करना है तुम करोगे, क्योंकि तुम एकदम निर्लज निहायती घटिया किस्म के इंसान हो। तो तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे। लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूं। हालांकि तुम सुधरोगे तो है ही नहीं। कुत्ते की पूछ हो तुम, जो लोग ये नाम लिख रहे थे कुछ भी। तुम कुत्ता भी नहीं हो, कुत्ते की पूछ हो साले तुम। कुछ भी। एक तो होता है कुत्ता का कुत्ता होता है एक, और एक होता है कुत्ता का पूछ। तुम पता है क्या हो? कुत्ते की पूछ हो। चलिए, तो यहां पे से जब मैंने देखा तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर का लेंथ बढ़ रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑब्जेक्ट इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन with respect to MR, because only length of position vector is changing.
लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। 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 ओनली लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। ऑब्जेक्ट इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एमआर बिकॉज ओनली लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां था तो उसकी पोजीशन वेक्टर ये हुई, थोड़ा दूर गया ऐसे हुई, थोड़ा दूर गया ऐसे हुई, थोड़ा दूर गया ऐसे, तो लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब अगर मैं तुमको यहां बिठा दूं, तुमको यहां बिठा दूं, तुम यहां बैठ गए, तुम यहां बैठ गए, और ये चुनमुनिया यहां से बैठ के देख रही है। चुनमुनिया नाम बहुत बड़का है इसका यार। चुनमुनिया बैठ के देख रही है। चुचुमिया ये बैठ के यहां से देख रही है। अब ये जब इसने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पर था, ये पोजीशन वेक्टर थी। थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो उसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई। थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो उसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई। क्या लगातार ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर का लेंथ भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है? अभी पोजीशन वेक्टर इस तरफ था, अब यहां पे आ गया तो ये कुछ थीटा एंगल घूमा, फिर पोजीशन वेक्टर यहां से यहां आ गया, कुछ बीटा एंगल घूमा, फिर पोजीशन वेक्टर कहीं यहां पर होगा तो ये फिर गामा एंगल घूमा। तो कंटिन्यूअसली जो पोजीशन वेक्टर है उसका पोजीशन पोजीशन वेक्टर जो है उसका लेंथ और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज इन ऑल्सो रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन। प्लस ट्रांसलेशन क्यों बोल रहा हूं? प्लस ट्रांसलेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का लेंथ भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चुनमुनिया। बताओ कि हां कि ना? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो चेंजिंग क्योंकि डायरेक्शन देखो ना, ऐसे 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 हो रहा है। तो सर एक ही बॉडी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में प्योर ट्रांसलेशन है। हाँ, वही बॉडी जो एमआर के रिस्पेक्ट में प्योर ट्रांसलेशनल है, वही बॉडी चुनमुनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों है। और रोटेशन मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मैं अगर एंगुलर मोमेंटम लिखूं, इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं एमआर के रिस्पेक्ट में तो जीरो आएगा, और इसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं चुनमुनिया के रिस्पेक्ट में तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्या इसका फील आया आपको? तो क्या एंगुलर मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, स्ट्रांगली डिपेंड करता है। स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन frame of reference. Strongly depends on frame of reference. Strongly depends on frame of reference. Depends on frame of reference. Frame of reference. Depends on frame of reference. धन्यवाद आपका बहुत बहुत, है ना? चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए सभी डैश डैश को